शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं और खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक ने अपने खनिज की कंपनियों के मामले में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्हें फ़ोन करके उनकी मदद भी मांगी है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जज ने स्वयं अपने फैसले में लिख दी है और अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। तमाम सारी वेबसाइट हैं, तमाम सारे मीडिया हाउस इस खबर को चला रहे हैं और तो और देश के बड़े पत्रकार रवीश कुमार ने खुद इस खबर को ट्वीट भी किया है। पूरा मामला मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन ये कोर्ट को प्रभावित करना मतलब एक नेता द्वारा, एक विधायक द्वारा, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि द्वारा कोर्ट को प्रभावित करने का एक बड़ा और अजीब मामला है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे मामले यदा कदाई देखने को मिले होंगे, हमें तो नहीं याद है कि ऐसा कोई दूसरा मामला हुआ होगा। दरअसल पूरा मामला ये है कि इन्हीं संजय पाठक के एक पुराने, आप कह सकते हैं उनको फॉलोअर कह सकते हैं, इनके समर्थक, मिलने वाले मित्र कह सकते हैं, इनका नाम है आशुतोष मनु दीक्षित। फिलहाल इनके और संजय पाठक के संबंध सामान्य नहीं हैं, असामान्य कह सकते हैं। उन्होंने आज से कुछ महीने पहले ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी और उनकी शिकायत थी कि संजय पाठक के परिवार की जो दो कंपनियां हैं, आनंद माइनिंग और निर्मला मिनरल्स, ये दोनों कंपनियों ने एक्सिस माइनिंग की है, यानी कि स्वीकृति से ज़्यादा खदानों में खुदाई की है और इस एक तरह से आप कह सकते हो कि खनिज में चोरी की है इन्होंने। इस मामले को ईओडब्ल्यू ने खनिज विभाग को सौंप दिया था और खनिज विभाग को पत्र लिखा था ईओडब्ल्यू ने कि आप अपने स्तर पर इसकी जांच करें और यदि आप नहीं कर सकते तो आप हमें बताएं, हम जांच करेंगे। ये खबरें हम पहले दिखा चुके हैं, लेकिन आशुतोष मनु दीक्षित कुछ दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था कि ईओडब्ल्यू में मैंने शिकायत की है, लगभग 6 महीने हो रहे हैं, अभी तक कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच में आपको याद होगा एक बड़ा मामला ये हुआ था कि खनिज विभाग ने, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस समय खनिज के मंत्री भी हैं, उन्होंने बाकायदा पिछले विधानसभा सत्र में जवाब दिया था कि संजय पाठक की इन दोनों कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। यानी एक्सिस माइनिंग हुई है, खनिज की चोरी हुई है, ये तय हो गया। आप सोचिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में जवाब भी आ गया और कलेक्टर जबलपुर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इसका पूरा कैलकुलेशन करे। 443 करोड़ का यदि फाइन है तो उस पर जीएसटी कितना होगा, उस पर ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि 2017 तक का ये जो माइनिंग हुआ है, 2017 से 2025 तक, तो तमाम सारे लोग अपने अपने अंदाज लगा रहे थे। पिछले दोनों, ये खबर भी आई थी, लगभग 1700 करोड़ रुपए इन पर वो बनता है फाइन संजय पाठक पर। इसी बीच में कल 1 सितंबर को हाई कोर्ट आशुतोष मनु दीक्षित की उस याचिका पर सुनवाई करने वाली थी जो उन्होंने ईओडब्ल्यू के खिलाफ डाली थी कि ईओडब्ल्यू उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी याचिका में संजय पाठक जी का परिवार, यानी कि उनकी माँ और उनका बेटा, इन दोनों कंपनियों के जो मालिक हैं, आनंद माइनिंग और निर्मला मिनरल्स, इनकी ओर से उन्होंने इंटरवेंस एक आवेदन लगाया था और इसकी सुनवाई कल होनी थी। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस विशाल मिश्रा ने जो भरी अदालत में कहा, ये सुन के सब सन्न रह गए। हमको भी कल पता चल गया था, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं थी, इसलिए हम मजबूरी में कल ये खबर नहीं चला पाए। आज ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा है, लिखा भी है इस ऑर्डर में, उन्होंने कहा है कि संजय पाठक ने इस प्रकरण में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा साहब को फ़ोन किया, आप सोचिए, और इस पर डिस्कशन करने की कोशिश की। इसलिए जस्टिस मिश्रा लिखते हैं कि इसलिए मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगा, मैं इस मामले को चीफ जस्टिस को भेजता हूं, वे चाहें तो किसी भी उचित जो है ना खंडपीठ को इस मामले को भेज सकते हैं। अब आप सोचिए, खंडपीठ को भेजें या बेंच को भेजें, ये कितना गंभीर मामला हो गया है कि हमारे यहाँ खनिज माफिया सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं।
हाईकोर्ट जजों को अप्रोच कर रहे हैं। हिम्मत देखिए इनकी। पहली बार आप विधायक के बाद आप आपका परिवार खनिज चोर, जिसे विधानसभा में मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि आपने चोरी की है खनिज की, और उसके बाद हाई कोर्ट में आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जज लिख रहे हैं आपके खिलाफ, क्लियर लिख रहे हैं जज। तो आज हम इस मुद्दे पर लीगल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला कानूनी रूप से कितना गंभीर है। हम कुछ भी कह लें, लेकिन अब मुझे आज लगने लगा है, पहली बार लग रहा है कि संजय पाठक जी के सितारे कुछ डूबने जैसे दिख रहे हैं मुझे। मैं लगातार करीब 30-32 खबरें उन पर बना चुका हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, और मैंने जो भी खबर बनाई है प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ बनाई है। और आज तो अति हो गई। संजय पाठक जी, क्या हो गया है आपको? आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए, इस चोरी से बचने के लिए, अपनी कंपनी और परिवार को बचाने के लिए अब हाई कोर्ट के जजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा वो बन गया एक। तो मैं सीधे जोड़ता हूँ आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील, जो भोपाल में रहकर भोपाल में भी वकालत करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकालत करते हैं, जगदीश छवानी एडवोकेट। उनसे मैं समझता हूँ, जगदीश जी से, कि ये मामला कानूनी रूप से कितना गंभीर है। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक तो पूरी भूमिका बनाई है, क्योंकि ये आप दर्शकों को बताना जरूरी है मामला क्या है। जिस मामले की कल सुनवाई थी, उसमें ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार 443 करोड़ के फाइन लगाकर और मध्य प्रदेश विधानसभा में जानकारी दे चुकी है। ये 443 करोड़ तो केवल प्रारंभिक है। अभी इसमें जीएसटी और ये सब मिलकर उनको नोटिस जाएगा, कितने का जाएगा, जब जाएगा हमको पता चलेगा, हम दिखाएंगे। लेकिन जो जस्टिस मिश्रा ने लिखा है कल अपने फैसले में कि संजय पाठक, मिस्टर संजय पाठक का सीधा फोन उनके पास पहुंचा और इस मुद्दे पर उन्होंने डिस्कशन करने की कोशिश की, कितना गंभीर मानते हैं आप इसे? देखिए, मैं अपने वकालत की 28-29 साल की प्रैक्टिस में ऑन रिकॉर्ड ये पहला ऐसा प्रकरण देख रहा हूं जिसमें किसी सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक ने, जो पूर्व मंत्री भी रहा है, यानी एक जिम्मेदार पद निभा चुका है, और जो संविधान की शपथ लेकर अपनी भूमिका सार्वजनिक रूप से निभाते हैं, वो किसी प्रकरण में न्यायालय को प्रभावित करने के लिए सीधे तौर पर, सीधे यानी बिल्कुल डायरेक्ट जज को, वो भी हाई कोर्ट स्तर के जज को कॉल करके प्रकरण में उनसे डिस्कशन करने के लिए उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले मैंने एक बार एक और प्रकरण देखा था अपने इसमें, तब जस्टिस दीपक मिश्रा, जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति रह चुके हैं, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज थे, वो भोपाल से ही संबंधित एक मामला था। उसमें भी एक बार एक भोपाल के पक्षकार ने डायरेक्ट, दीपक मिश्रा साहब जस्टिस थे उस समय, उनको कॉल किया था। उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसमें उल्टा फोन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की थी और उनको पनिशमेंट दिया था। लेकिन ये मामला, क्योंकि वो तो एक आम व्यक्ति था, ये मामला मेरे लिए अपने जीवन की, अपने वकालत के पेशे में पहला ऐसा मामला है ऑन रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड तो हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, उसकी कोई प्रमाण है, सच्चाई सामने नहीं आती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो ऑर्डर शीट पे रिकॉर्ड पे आया है कि एक जज को प्रभावित करने के लिए, हालांकि वो व्यक्ति इसमें पक्षकार नहीं है, पक्षकार के तौर पर उनकी माताजी और उनके बेटा, उनकी मां निर्मला पाठक और उनका बेटा यश पाठक, दोनों पक्षकार हैं। उनकी तरफ से प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए आवेदन लंबित है। अभी आवेदन डिसाइड नहीं हुआ है, आवेदन लंबित है कि हम इसमें एक प्रभावित पक्षकार हैं और हमको पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाए। उनकी तरफ से या किसी की भी तरफ से उस प्रकरण में डिस्कशन करने के लिए सीधे सीधे हाईकोर्ट जज को कांटेक्ट करना, संपर्क करना, ये तो वैसे भी प्रोटोकॉल का तो खिलाफ है ही है, अपने आप में हाईकोर्ट रूल्स के खिलाफ भी है, और इवन जज को इस तरह से संपर्क करना अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है। जगदीश भाई, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, आपके जरिए दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि अब ये पूरी की पूरी फाइल, ये पूरा मामला जाएगा चीफ जस्टिस की टेबल पे, और वो देखेंगे कि एक व्यक्ति ने प्रभावित करने की कोशिश की। तो आपने कहा कि पहले एफआईआर भी हुई है इस मुद्दे पे, तो आपको लगता है संजय पाठक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जो जज होते हैं, इनके पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं है। ये अगर कोई एफआईआर भी निरस्त करनी होती है तो हाई कोर्ट स्तर से ही होती है। अगर उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसके पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार, इनहेरेंट पावर्स जो है ना,
उसकी कोई लिमिट नहीं है। कानून में जितना है उससे ज्यादा भी जाके वो अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं। आपने कई बार आजकल जिस तरह से ऑनलाइन हेयरिंग होती है, आपने देखा होगा, ऑनलाइन में भी सस्पेंड करने के ऑर्डर कर देते हैं, किसी को भी पनिशमेंट दे देते हैं। तो इनके पास अधिकार बहुत है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं उनके क्षेत्राधिकार में, और पूरे अधिकार भी हैं। दूसरी बात, जो हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग में एक बार जो टिप्पणी रिकॉर्ड पे आ गई, तो इससे सीधा सीधा एक तरह से प्रकरण के अंदर एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ये मान लिया जाए कि वो न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए प्रकरण में पक्षकार बनने भी जा रहे हैं, तो पक्षकार तो अभी बने नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने अपने दुर्भावना को, अपने मेलाफाइड इंटेंशन को एक तरह से लगभग प्रमाणित सा कर दिया है। यानी वो गलत हैं, इसलिए उनसे संपर्क कर रहे हैं, यानी उनको न्याय के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हम न्याय से अलग हटके भी कुछ ऐसा काम करें ताकि न्याय को हम अपने पक्ष में कर सकें। जगदीश भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि संजय पाठक को आने वाले दिनों में, या हो सकता है मिल भी गया हो, मुझे जानकारी नहीं है, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि 443 करोड़ रुपए का आपने फाइन लगाया है और अब ब्याज सहित वो जितना भी नोटिस उन्हें मिला होगा, तो मैंने सिर्फ उनके बयान बाहर देखे हैं कि हमारे पास कई द्वार खुले हुए हैं, तो हो सकता है भी हाई कोर्ट आएंगे उसके खिलाफ जो उन पर फाइन लगाया गया है। और हाई कोर्ट में इसी मुद्दे पर एक जज ये टिप्पणी कर रहे हैं कि इन्होंने हमसे अप्रोच करने की कोशिश की, हमें प्रभावित करने की कोशिश की, हमसे डिस्कस करने की कोशिश की, तो क्या उनके उस मामले का कितना असर होगा, उस मामले पे जो उन पे फाइन लगा है उस पर वे राहत के लिए जब कोर्ट आएंगे, और मामला यही वाला है जिसपे ये टिप्पणी आ चुकी है फाइल पे। देखिए, यहाँ दो बातें हैं, एक इसको आप समझ लीजिए, जो इन पर पेनल्टी इंपोज करने का मामला है वो तो एक अलग है, लेकिन एक दूसरा नया मामला जो बन सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस केस की वजह से जो भविष्य में बन सकता है, इससे इनका पुराना पेनल्टी का मामला हो या माइनिंग का मामला, वो सारे के सारे न सिर्फ मामले प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि उसकी खोजबीन के तथ्य में अगर जाएंगे तो और भी गड़े मुर्दे निकल सकते हैं। और हो सकती है संभावना कि हाई कोर्ट या अपने स्तर से ऐसा कोई ऑर्डर कर दे कि ये सारी जांच करने के लिए किसी एक स्पेशल एजेंसी को या इंडिपेंडेंट एजेंसी को निर्देशित भी कर दे कि सारी जानकारी निकली जाए। लेकिन यहां मैं दूसरी बात जो कह रहा हूं, जो नया मामला बनेगा वहां ये ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि संजय पाठक इस प्रकरण में न तो पक्षकार हैं, न उन्होंने कोई आवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की है, जो उनकी क्षेत्राधिकार से बाहर है। लेकिन ये सब उन्होंने किस हैसियत से किया है, जबकि वो एक लोक सेवक के पद पर हैं, यानी कि एक विधायक के पद है। और ऐसी स्थिति में लोक सेवक की जो आचरण संहिता जिस तरह से लागू होती है उनके ऊपर, उसका पालन करने की जवाबदारी, संविधान की शपथ, एक तरह से उन्होंने इसका उल्लंघन भी किया है। उन्होंने सीमा से बाहर जाके उन्होंने अवैध रूप से जो कृत्य किया है। आप ये कह रहे हैं कि क्या उनका विधायकी भी खतरे में आ सकती है अगर कोर्ट चाहे, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि अंतर्निहित क्षेत्राधिकार उनके पास अनलिमिटेड है। उन्होंने एक तरह से अपने लोक सेवक के पद का दुरुपयोग भी मामला ये बनता है सीधा, इसमें कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जज खुद टिप्पणी लिख रहा है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के ऑर्डर पर ऑन रिकॉर्ड लिख रहा है कि उस व्यक्ति ने मुझे सीधे तौर पर फोन करके इस प्रकरण में डिस्कशन करने के लिए कहा है कि वो इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं। इन विच कैपेसिटी भाई आप किसी प्रकरण में किसी जज को, और उस जज को जिनकी कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। एग्जैक्टली तो एक तरह से लोक सेवक के पद का भी दुरुपयोग है, आपने साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करने का, एक तरह से दबाव डालने का भी मामला बनता है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। अंतिम सवाल है कि इसमें यदि कोर्ट स्वयं ऑटो उनके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं करता और ये मामला यदि मान लीजिए केवल चीफ जस्टिस इसको कहीं और कर देते हैं, तो क्या भारत का कोई भी नागरिक कोर्ट से निवेदन कर सकता है कि संजय पाठक जी को एक्यूज बनाया जाए? ये तो संभव ही नहीं है, ऐसे किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। वैसे एक तरह से नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं संजय पाठक जी का अपराध चूंकि अब पब्लिक में आ गया है, तो क्या कोई व्यक्ति कह सकता है, कोर्ट से निवेदन कर सकता है कि उनने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, इसलिए उनको दंड दिया जाए?
मैं आपसे वही बात कहने जा रहा हूं उसी बारे में। पहली बात तो ये है कि न्यायालय अपने आप में एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा जिसे नजीर के रूप में आगे लिया जाएगा। ये मैं विश्वास के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मैं जुडिशरी से यानी जुडिशरी की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं, वकालत करता हूं पेशे से, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने आप में कैसा उदाहरण पेश करेगा जो अपने आप में सालों तक वो नजीर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और इस पे कार्रवाई होगी, ये बात पक्की है। जहां तक आपने का जो सवाल था कि कोई भी आम व्यक्ति कहेगा कि साहब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, उसकी शायद नौबत ही ना आए। लेकिन अगर नहीं होता है, ऐसा तो वैसा विरले ही होगा, नौबत ही ना आए, पर अगर कहने की बात आई तो बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि वो भी एक भारत का नागरिक है, उसके भी अपने मूलभूत अधिकार हैं, संविधान ने उसे भी वो अधिकार दिए हैं, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और दूसरी बात, लोक सेवक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अधिकार असीमित हो जाते हैं और उसका आप दुरुपयोग अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको संविधान के दायरे में रहकर ही आपको सारे काम करने होते हैं, अन्यथा आपको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर है कि आप इस पद को स्वयं छोड़ दें तो ज्यादा आपके लिए फायदा। इस मामले में जो याचिका करता है आशुतोष मनु दीक्षित, क्या वो भी कोर्ट में कह सकता है कि सर इन पे एफआईआर की जाए? क्योंकि उसके मामले पर ये उसके मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। बिल्कुल उसके पास तो है ही है, वो तो पहली फुर्सत में करेगा, वो तो पहली फुर्सत में करना चाहिए। मेरी तरफ से मेरा मानना है करना चाहिए उसको, क्योंकि उसको तो सीधे सीधे प्रमाणित आ गया ना, उसके लिए रिकॉर्ड पे आ गया कि इसके प्रकरण को प्रभावित करने के लिए एक लोक सेवक ने डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज को प्रभावित करने की कोशिश की अपने पक्ष में। तो उस तरह से उसके लिए तो सीधा सीधा, और बल्कि उसके लिए तो पक्ष में ये मामला और प्रमाणित होता है कि उसने जो याचिका लगाई है या उस याचिका में जो कुछ भी तथ्य उसके कहे गए हैं, वो तथ्य अपने आप में इस तरह की हरकतों से प्रमाणित होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला बेहद गंभीर है। संजय पाठक जो मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक हैं, उन्होंने अपने ही परिवार की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनके ऊपर जो खनिज चोरी के आरोप लगे उससे बचाने के लिए उन्होंने सीधा हाईकोर्ट जज को फोन किया है। हाईकोर्ट जज ने इस बात को इस पे ऑर्डर शीट पे ले लिया। ये देखिए, फैसले की कॉपी में है। जस्टिस विशाल मिश्रा जी ने साफ साफ लिख दिया है कि मुझे प्रभावित करने की कोशिश की, मुझसे डिस्कस करने की कोशिश की, और संजय पाठक ने स्वयं उन्हें फोन किया है। और आज मैंने आपको सुनवाया, जो हाईकोर्ट के वकील हैं एडवोकेट जगदीश चवानी जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके 3 दशक के जो उनका जो लीगल जीवन है उसमें ऐसा मामला पहली बार आया है जब किसी हाई कोर्ट जज ने अपनी ऑर्डर शीट पर लिखा है कि फला व्यक्ति ने मुझे फोन करके, और ये केवल एक सामान्य व्यक्ति का मामला नहीं है, वे एक विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, जनसेवक हैं, और निश्चित तौर पे उनकी विधायकी भी खतरे में आ सकती है, ऐसा वकील साहब का कहना है। इस संबंध में यदि संजय पाठक जी कुछ कहना चाहें तो वीडियो बनाकर भेजें, मुझे फोन करें, मैं उनका पक्ष प्रमुखता से रखने को तैयार हूं। हमारे चैनल की पॉलिसी है, हम एक तरफा खबर नहीं चलाते। चूंकि संजय पाठक जी को मैं पिछले 6 महीने से लगातार कह रहा हूं कि वे अपना पक्ष रखें, लेकिन वे अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो इसलिए मेरी मजबूरी है आज मैं पुनः अपने चैनल के जरिए संजय पाठक जी और उनकी कंपनियों के कर्ताधर्ताओं को आग्रह करता हूं कि यदि उनका कोई पक्ष है, वे जिस तरह से भी मेरे स्टूडियो में आए तो स्वागत है। वे कोई वीडियो बना के भेजें, कोई पत्र भेजें, लिख के भेजें, मैं उनका पक्ष दिखाने को पूरी तरह तैयार हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।